हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट का जो हमारा सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसकी हमने थर्ड यूनिट स्टार्ट की हुई है। तो हमने इस यूनिट में जो टॉपिक अपने लिए हैं वो एजुकेशन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग लिए थे कि जो 1947 से पहले से जो एजुकेशन के रिगार्डिंग जो काम हो रहे थे, जो रिपोर्ट्स या फिर जो कमीशन बन रहे थे, उनकी हम डिटेल में बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एडम की रिपोर्ट की बात की थी कि जो विलियम एडम्स था उसने जो रिपोर्ट एजुकेशन के रिगार्डिंग या फिर एजुकेशन के सुधार के रिगार्डिंग पेश की थी, तो उन रिपोर्ट्स में क्या कुछ उसने कहा था। जैसा कि हमने उसकी तीन रिपोर्ट थी, जो दो रिपोर्ट की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडम की थर्ड रिपोर्ट की। जो एडम ने रिपोर्ट लिखी थी 1835-1838 तक की, आज हम बात करेंगे इसकी थर्ड रिपोर्ट की। हमारी बात चल रही है जो 1838 में इसने पेश की थी। तो ये जो रिपोर्ट थी, ये पहले जो उसने दो रिपोर्ट्स पेश की थी उससे थोड़ी सी ना अलग थी। इसको हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो रिपोर्ट्स थी पिछली, उससे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट इसे माना गया था, क्योंकि इसकी जो रिपोर्ट इसने बनाई थी, इसको उसने दो भागों में बांटा था। दो पार्ट में उसने ये रिपोर्ट थी अपनी पेश की थी। अगर हम बात करें तो उसने इस रिपोर्ट में जो उसका प्रथम भाग उसने बनाया था, इसमें उसने ना 5 डिस्ट्रिक्ट लिए थे, 5 जिले लिए थे। जो जिलों का नाम ये है मुर्शिदाबाद, बीरभूम, बर्धमान, दक्षिण बिहार और तिरहट। इन डिस्ट्रिक्ट में, इन जिलों में उसने एक थाने के अंतर्गत जो आंकड़े थे वो इकट्ठे किए थे, जबकि जो द्वितीय भाग था उसने उसमें जो विद्यालय के स्तर थे या फिर एजुकेशन का जो स्तर था उसे सुधारने के जो सुझाव थे वो दिए गए थे। इसकी जो रिपोर्ट लिखी गई थी उसकी भूमिका ने एडम ने खुद माना था कि जो उसकी रिपोर्ट है उसके जो आंकड़े हैं वो अल्प अनुमानित है। तो उसने हर एक जिले में जाकर एक थाने के अंतर्गत जो भी एरिया आता था उसमें जो आंकड़े थे उसने खुद इकट्ठा किए थे वहां पे जाके, लेकिन जो बाकी का एरिया बचा हुआ था वो आंकड़े जो उसने इकट्ठे किए थे वो विभिन्न एजेंटों के माध्यम से इकट्ठे किए गए थे आंकड़े। जो आंकड़े उसने खुद को इकट्ठे किए थे वो विश्वसनीय आंकड़े थे, वो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि 100% जो एक्यूरेट आंकड़े थे। लेकिन जो आंकड़े एजेंटों से उसने इकट्ठे करवाए थे उसके लिए ये माना जाता था कि वो 100% विश्वसनीय नहीं हो सकते। कई बार ये था कि आंकड़े सही होने का अनुमान था कि ये 100% सही हो सकते हैं, लेकिन हर समय या फिर हर एक जो एरिया का आंकड़ा था उसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि वो 100% सही थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो उसने खुद आंकड़े इकट्ठे किए थे उससे काफी हद तक वो आंकड़े मेल खाते थे, तो उस आधार पर ये माना जा सकता था कि वो जो आंकड़े एजेंटों द्वारा इकट्ठे किए हैं वो भी सही है। तो स्वदेशी शिक्षा के बारे में उसने जो आंकड़े इकट्ठे किए थे उस विषय से संबंधित मिलने वाले आंकड़ों से वो अधिक विश्वसनीय है, वो माने जाते हैं। उसके साधारण आंकड़ों का अगर हम बात करना चाहें तो उन्होंने कि आंकड़े किस प्रकार इकट्ठे किए थे जो 5 जिलों के, जैसे इस जो आंकड़े हमने लिखे हैं इसमें उसने विद्यालय की बात की थी, विद्यालय की संख्या की बात की थी, विद्यालयों की संख्या की, जो उस एरिया में कितने विद्यालय हैं, विद्यालयों की संख्या, नंबर ऑफ स्कूल्स। इस रिपोर्ट में उसने नंबर ऑफ स्कूल्स बताए हैं कि जो मुर्शिदाबाद था उसमें जो बंगाली स्कूल थे वो 62 थे, हिंदी के जो स्कूल चल रहे थे वो 5 थे, संस्कृत के 24 थे, फारसी के वहाँ पे 17 थे, अरबी रस्मी का वहाँ पे कोई भी स्कूल नहीं था, अरबी के लिए 2 स्कूल थे और अंग्रेजी के लिए भी 2 स्कूल थे, और लड़कियों के लिए जो विद्यालय थे खास करके वो एक था। इस प्रकार वहाँ पे जो टोटल 113 स्कूल माने गए थे कि मुर्शिदाबाद में जो टोटल 113 स्कूल चल रहे हैं, तो जिसको उन्होंने कैटेगराइज किया था अलग अलग लैंग्वेज के उसमें। तो आगे जो बीरभूम जिला था वहां पे आपको 544 वहां पे जो स्कूल थे वो चल रहे थे, जिसमें बंगाली के सिर्फ और सिर्फ बंगाली के 407 थे। तो हम मान सकते थे वहां पे जो मैक्सिमम एजुकेशन दी जाती थी वो बंगाली में दी जाती थी। 5 हिंदी के 56, जो संस्कृत के 71, फारसी के, अरबी रश्मि का वहां पे भी कोई स्कूल नहीं था, अरबी के
दो चल रहे थे अंग्रेजी के, दो और लड़कियों के लिए वहां पे एक स्कूल था। तो टोटल वहां पे 544 जो वहां पे स्कूल थे वहां पे चल रहे थे। वर्धमान की बात करें तो सबसे ज्यादा जो आंकड़ा हम कह सकते हैं देखने को मिलता है वो वर्धमान में ही मिलता है। 630 वहां पर बंगाली के स्कूल थे। यहाँ पे हिंदी का कोई स्कूल नहीं था, हिंदी माध्यम का। संस्कृत के थ्रू जो एजुकेशन दी जाती थी वो 190 स्कूल्स में दी जाती थी, फारसी की 93 में, अरबी रस्मी सिर्फ 3 स्कूल थे, अरबी के 8 हो गए, अंग्रेजी के 3 थे और लड़कियों के लिए टोटल 4 जो स्कूल वहां पे थे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वहां जो टोटल स्कूल थे 931 वहां पे टोटल स्कूल थे जो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे। दक्षिण बिहार की अगर बात करें तो वहां बंगाली का कोई स्कूल नहीं था, हिंदी के वहां पे 286 स्कूल चल रहे थे, संस्कृत के 27 थे, फारसी के 279, अरबी रस्मी का वहां पे कोई भी स्कूल नहीं था। अरबी के जो स्कूल थे वो 12 थे, अंग्रेजी जो माध्यम का था वो सिर्फ एक स्कूल था और वहां लड़कियों के लिए कोई भी स्कूल नहीं था। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि दक्षिण बिहार में जो गर्ल्स एजुकेशन थी उस पे 0% ध्यान दिया जा रहा था। वहां पे एजुकेशन लड़कियों की किसी भी मायने में नहीं उन्हें प्रोवाइड करवाई जा रही थी। आगे जो लास्ट इसका जिला था वो था तिरहट। तिरहट में अगर बात करें बंगाली का वहां पे कोई स्कूल नहीं था और हिंदी के वहां पे 80 स्कूल थे, संस्कृत के 56 थे, फारसी के 234 वहां पे थे, अरबी रस्मी का कोई स्कूल नहीं था, अरबी के 4 स्कूल थे, इंग्लिश का वहां पे कोई स्कूल था नहीं था और ना ही वहां पे कोई विमेन एजुकेशन की या गर्ल एजुकेशन की स्कूल की फैसिलिटी थी वहां पे। तो इस प्रकार हम जो उसके आंकड़े इकट्ठे किए गए थे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा बंगाली की जो एजुकेशन थी, सॉरी बंगाली जो भाषा थी उसके थ्रू जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही थी और सबसे कम अगर हम देखा जाए तो अरबी रस्मी के स्कूल थे। तो 3 डिस्ट्रिक्ट में तो जो एजुकेशन थी लड़कियों की एजुकेशन पे थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाता था, लेकिन जो 2 जिले थे 2 डिस्ट्रिक्ट थे जो दक्षिण बिहार और तिरहट वहां पे एजुकेशन जो लड़कियों को किसी भी रूप में प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही थी। तो ये तो उसने विद्यालय की जो संख्या थी वो बताई थी। आगे उसने जो एक और रिपोर्ट बनाई थी उसमें उसने स्टूडेंट काउंट किए थे कि वहां पे कितने हैं जो स्टूडेंट वहां पे स्टडी कर रहे हैं। तो उसने सबसे पहले बंगाली और हिंदी के स्टूडेंट देखे कि बंगाली प्लस हिंदी के कितने स्टूडेंट है जो एजुकेशन ले रहे हैं। तो मुर्शिदाबाद की अगर बात करें तो वहां बंगाली और हिंदी के जो 1080 स्टूडेंट वहां पे जो एजुकेशन ले रहे थे वो जो ये बंगाली और हिंदी दोनों के स्टूडेंट थे। बंगाली और हिंदी भाषा दोनों को मिलाकर यहाँ पे उसने हर एक डिस्ट्रिक्ट की बात किया कि वहां पे कितने कितने जो स्टूडेंट है वो एजुकेशन ले रहे थे। अगर हम बात करें बीरभूम की बात करें अगर हम तो वहां पे 6383 6383 जो स्टूडेंट थे बीरभूम में वो एजुकेशन ले रहे थे हिंदी प्लस में बंगाली की इतने जो स्टूडेंट थे वहां पे एजुकेशन ले रहे थे। आगे हम बात करते हैं वर्धमान की, वहां पे 13,190 स्टूडेंट वहां पे वर्धमान में 13,190 स्टूडेंट था जो हिंदी प्लस में बंगाली से एजुकेशन ले रहा था। अगर हम बात करें दक्षिण बिहार की तो वहां पे 3,090 स्टूडेंट है। दक्षिण बिहार की बात करते हैं 3,090 स्टूडेंट वहां दक्षिण बिहार में एजुकेशन ले रहे थे। अगर हम बात करें तिरहट की तो तिरहट में ओनली 560 स्टूडेंट थे जो एजुकेशन ले रहे थे। ये तो इनके स्कूल की बंगाली वाले 62 दे रहे हैं, हिंदी 5 स्कूल दे रहे हैं। फिर इसको उसने कंबाइन करके किया कि बंगाली प्लस में हिंदी की जो एजुकेशन वहां पे चल रही है, बंगाली प्लस में हिंदी की जो एजुकेशन चल रही है, इन दोनों को कंबाइन करके तो 1080 जो स्टूडेंट थे वो मुर्शिदाबाद में थे और जो बीरभूम है वहां पे 460 स्टूडेंट थे। ये उसने जो नंबर ऑफ स्टूडेंट की रिपोर्ट तैयार की थी। अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट की इन्होंने रिपोर्ट यहाँ पे तैयार की थी मुर्शिदाबाद में, बीरभूम में, वर्धमान में, दक्षिण बिहार में और तिरहट में। आगे हम बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत मुर्शिदाबाद में 153 स्टूडेंट थे वहां पे। संस्कृत की बात करें अगर ये यहाँ पे हम
विद्यार्थियों की संख्या करेंगे, विद्यालयों की संख्या के बाद यहाँ पे क्या था, विद्यार्थियों की संख्या आ गई थी कि जितने विद्यार्थी वहां पे एजुकेशन ले रहे थे। आगे हम बात करते हैं 393 जो स्टूडेंट थे वो संस्कृत के वीरभूम में थे, 393 स्टूडेंट थे। अगर हम वर्धमान की बात करें, वर्धमान में 1358 स्टूडेंट वहां पे एजुकेशन प्राप्त कर रहा था वर्धमान में। और दक्षिण बिहार की बात करें तो वहां पे टोटल 437 स्टूडेंट थे जो संस्कृत भाषा से एजुकेशन ले रहे थे। अगर हम बात करते हैं तिरहट की, तो तिरहट में 214 जो स्टूडेंट थे वो संस्कृत से एजुकेशन ले रहे थे। आगे हम बात करते हैं अरबी और फारसी की। इसमें अरबी रस्मी, अरबी फारसी सारा जो था वहां पे एजुकेशन जो बच्चे ले रहे थे। अरबी प्लस में अरबी फारसी, अरबी रस्मी, ये सारी एक में ही आ जाएंगे। तो वहां पे कितने बच्चे थे जो एजुकेशन ले रहे थे, वहां पे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट में 109 बच्चे थे जो अरबी प्लस फारसी की एजुकेशन ले रहे थे। तो आगे हम बात करते हैं वीरभूम में। वीरभूम में कितने स्टूडेंट थे, वहां पे 490 स्टूडेंट ले रहे थे एजुकेशन। आगे हम बात करते हैं वर्धमान की। वर्धमान में 971 स्टूडेंट थे जो वो अरबी प्लस में फारसी या फिर अरबी रस्मी की जो एजुकेशन थे वो ले रहे थे। जो दक्षिण बिहार था वहां पे 1486 स्टूडेंट ये एजुकेशन वहां पे प्राप्त कर रहे थे। और तिरहट में 598 जो स्टूडेंट थे वो एजुकेशन प्राप्त कर रहे थे अरबी प्लस में फारसी जो भाषा थी उसके थ्रू। अगर हम बात करते हैं अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी माध्यम से जो स्टूडेंट एजुकेशन ले रहे थे वो मुर्शिदाबाद में कितने स्टूडेंट थे, मुर्शिदाबाद में वो 26 थे। आगे हम बात करें अगर वीरभूम की, तो वीरभूम में 73 थे। और वर्तमान की अगर बात करें तो वहां पे 120 स्टूडेंट थे वो एजुकेशन प्राप्त कर रहे थे। आगे हम बात करते हैं दक्षिण बिहार की। दक्षिण बिहार की अगर हम बात करें तो वहां पे भी बहुत जो कम स्टूडेंट थे वो एजुकेशन प्राप्त कर रहे थे अंग्रेजी माध्यम के थ्रू से। ओनली 23 स्टूडेंट थे। लेकिन तिरहट की बात करें तो तिरहट में कोई भी स्टूडेंट है वो एजुकेशन प्राप्त नहीं कर रहा था अंग्रेजी माध्यम के थ्रू। अगर हम बात करें लड़कियों की, तो मुर्शिदाबाद में कितनी जो लड़कियां थी जो एजुकेशन वहां पे प्राप्त कर रही थी, वहां पे मुर्शिदाबाद में 28 लड़कियां जो एजुकेशन प्राप्त कर रही थी। सिर्फ और सिर्फ 28 लड़कियां थी जो मुर्शिदाबाद में किसी भी मीडियम से एजुकेशन प्राप्त कर रही थी। और आगे हम बात करते हैं वीरभूम में सिर्फ और सिर्फ 11 लड़कियां थी। और आगे अगर वर्धमान की बात करें तो वर्धमान में जो 175 लड़कियां थी वो एजुकेशन प्राप्त कर रही थी। तिरहट और जो बिहार था वहां पे क्या था, लड़कियों के जो विद्यालय थे वो हम कह सकते हैं कि नहीं थे विद्यालय लड़कियों के लिए, तो वहां पे कोई लड़की जो एजुकेशन प्राप्त नहीं कर रही थी। इस प्रकार उसने पहले विद्यालयों की संख्या बताई, फिर उन्होंने जो विद्यार्थियों की संख्या थी कि किस माध्यम से जो विद्यार्थी थे वो जो शिक्षा थे वो ले रहे थे। आगे हम बात करते हैं टोटल पॉपुलेशन की कि इतने विद्यार्थी थे, तो उसकी वहां की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो कितनी थी जो वहां पे एजुकेशन प्राप्त कर रहे थे, या फिर जिन पॉपुलेशन में से जो विद्यार्थी थे वो एजुकेशन प्राप्त कर रहे थे, टोटल पॉपुलेशन वहां पे कितनी थी। हम बात करेंगे यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन की, टोटल जनसंख्या की। जनसंख्या के हिसाब से वहां पे कितने विद्यालय थे जो वहां पे उतनी पॉपुलेशन को एजुकेशन प्रदान कर रहे थे। सबसे पहले हम बात करते हैं वीरभूम की, सॉरी उसकी मुर्शिदाबाद की। यहाँ हम बात करेंगे जनसंख्या की
और यहाँ हम बात करेंगे विद्यालय की, मतलब कि विद्यालयों की संख्या वहां पे कितनी थी, कितनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वहां पे जो स्कूल थे वो कितने थे और वो उनके लिए सफिशिएंट थे या नहीं। तो वहां पे 1,86,841 टोटल वहां की जो पॉपुलेशन थी, और स्कूल थे सिर्फ और सिर्फ वहां पे 113। अगर हम बात करें आगे बीरभूम की, तो वहां पे 12,67,067 वहां की जो पॉपुलेशन थी टोटल, और वहां पे स्कूल थे 544 वहां पे जो स्कूल थे। अगर हम वर्धमान की बात करें, वहां पे 11,87,580 टोटल पॉपुलेशन थी, 11,87,580। तो पॉपुलेशन के मुकाबले में जो स्कूल वहां पे कम मांगे गए थे कि जो स्कूल है वहां पे वो पॉपुलेशन के मामले में कम है। तो यहाँ पे 931 जो स्कूल थे वो वर्तमान में थे। आगे हम बात करेंगे दक्षिण बिहार, वहां पे जो टोटल पॉपुलेशन थी वहां पे थी 13,40,610। तो इतनी पॉपुलेशन थी वहां पे। जो टोटल वहां पे स्कूल्स की संख्या बताई गई थी वो 605 जो स्कूल्स की संख्या वहां पे बताई गई थी। आगे हम बात करेंगे तिरहट की। तिरहट में जो टोटल पॉपुलेशन थी वो थी 16,97,700, नियर अबाउट 17 लाख ही होगी यहाँ पे। तो जो स्कूल थे वो सिर्फ और सिर्फ 374 स्कूल थे। तो इसने एडम ने ये रिपोर्ट में अपनी में खुलासा किया था, रिपोर्ट में ये सब बताया था। तो उस प्रकार उसने फिर आगे जो स्कूल थे, स्कूल की भी आगे किस्में बताई थी कि कौन कौन सी किस्मों के वहां पे स्कूल चल रहे थे। यहाँ तक उसने पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कितनी पॉपुलेशन के पीछे कितने जो स्कूल है वहां पे अवेलेबल है। तो उसने आगे स्कूल को दो कैटेगरी में जो डिवाइड किया था। स्वदेशी जो विद्यालय थे, स्वदेशी जो विद्यालय थे उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। उच्च स्कूल, एक उच्च विद्यालय थे, दूसरे थे प्राइमरी विद्यालय। एक उच्च शिक्षा के लिए थे, एक प्राइमरी के लिए। उच्च शिक्षा के जो मीडियम थे वो कौन कौन से, हिंदुओं की पाठशालाएं थी। उच्च शिक्षा में जो उच्च विद्यालय थे उसमें थे हिंदू पाठशालाएं, और मुस्लिम जो मुसलमान थे तो वो थे मुसलमानों के मदरसे वहां पे शामिल थे एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। और जो प्राइमरी स्कूल थे, प्राइमरी विद्यालय थे, वहां पे फारसी विद्यालय थे और आधुनिक भाषा द्वारा जो आधुनिक भाषाओं के विद्यालय थे। वहां पे एक तो फारसी विद्यालय थे जो फारसी भाषा के साथ एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। दूसरे वहां पे क्या थे, आधुनिक भाषाओं के जो विद्यालय थे, आधुनिक भाषा के साथ जो एजुकेशन दे रहे थे। तो आधुनिक भाषाओं के विद्यालय जैसे अंग्रेजी होगी तो ये आधुनिक भाषा में गिनी जाती थी। तो उस प्रकार उसने स्कूल को भी कैटेगराइज किया था वहां पे। तो उसने जो उच्च शिक्षा के विद्यालय की बात की, तो उसने उच्च शिक्षा में दो तरह की पाठशालाएं बताई, हिंदू पाठशालाएं और जो मुसलमानों के मदरसे। तो एडम की रिपोर्ट में दर्शाया गया था कि उस समय जो विद्यालय खोले गए थे वो हिंदू और मुसलमानों ने उच्च शिक्षा के लिए स्थापित किए गए थे। तो इसमें शिक्षण की जो व्यवस्था थी वो कुछ इस प्रकार से थी। दोनों समुदाय के जो विद्यालय थे वो शासक, जिम्मेदार और जो धार्मिक लोग थे उनसे वित्तीय सहायता ली जाती थी। वहां पे जो बच्चों की शिक्षा थी वो फ्री होती थी, वहां पे बच्चों से कोई फीस नहीं वसूली जाती थी। जो शिक्षा का माध्यम था वो वहां पे संस्कृत, अरबी या फिर फारसी था। जो शिक्षण विधि थी वो पूर्णतः हम रूढ़िवादी कह सकते हैं, पूर्णतः वो ट्रेडिशनल विधि थी। जो उस विद्यालय में शिक्षक थे वो उच्च विद्वान होते थे या फिर लेखक होते थे, मतलब उनको बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक ज्ञान व्यानियों वहां पे जो बुद्धिमान व्यक्ति होते थे उनको एज ए शिक्षक वहां पे अपॉइंट किया जाता था। उसमें जो वेतन था टीचर्स का, वो वेतन था वो या तो भूमि से जो कर के रूप में आय प्राप्त
होती थी उसमें से दिया जाता था, या फिर जो लोग गिफ्ट वगैरह देते थे स्कूल्स में जाकर, वो उपहार वगैरह से जो उनकी वेतन था वो किया जाता था, उपहार के रूप में उनका वेतन था वो पूरा कर दिया जाता था। या फिर जो धनी वर्ग था उसके द्वारा कोई हेल्प की जाती थी, जो पैसा डोनेट किया जाता था एजुकेशन के लिए, तो उसके द्वारा ही जो वहाँ पे टीचर्स थे उनकी जो सैलरी थी वो दी जाती थी। तो विद्यालय के पास उस समय हम कह सकते हैं कि अपने पर्सनल जो बिल्डिंग थी उसका बहुत ज्यादा अभाव था। जो स्कूल का भवन होता था वो नहीं होता था, तो स्कूल बनाने के लिए या तो शिक्षक खुद के घर में बच्चों को पढ़ाता था, या किसी अपने मित्र के घर में पढ़ा देता था, या फिर बच्चों के माता पिता के पास जो जगह होती थी वो स्कूल के रूप में यूज करते थे, या फिर साधारणतः वृक्षों के नीचे बैठकर जो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर दी जाती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस समय जो एजुकेशन के लिए जो स्पेस है वो भी अवेलेबल नहीं था। जो स्वदेशी प्राथमिक विद्यालय थे उसमें जो एजुकेशन थी वो कैसी थी, लेकिन जो प्राइमरी विद्यालय थे वो हम कह सकते हैं कि वो छोटे क्षेत्र में होते थे, या फिर उनका हम कह सकते हैं कि लिमिट में एक जो विद्यालय होते थे, परंतु सामुदायिक शिक्षा के लिए वो जो महत्वपूर्ण साधन माने गए थे। इसमें विद्यालय में जो बच्चों को शिक्षा दी जाती थी वो व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी। बच्चों के पेरेंट्स के द्वारा बच्चों को जो वहां पे छोड़ दिया जाता था, तो टीचर थे वो उस समय क्या था, जो दंड प्रक्रिया थी वो भी वहां पे बहुत कठोर थी। तो प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों को पूरा मतलब अनुशासन में रखने की कोशिश की जाती थी। वहां पे जो टीचर है वो कोई बच्चों के साथ ये बलपूर्वक उनको शिक्षा नहीं देते थे। जिस बच्चे को शिक्षा की जरूरत होती थी वही जो पेरेंट्स अपने बच्चों को वहां पे छोड़ के आते थे। जो शिक्षक होते थे वहां पे उसकी अगर हम वेतन की तुलना करें तो वो उच्च स्कूलों से उनका जो वेतन है, उच्च स्कूलों के शिक्षकों से उनका वेतन वहां पे बहुत ही कम था, लेकिन फिर भी वहां पे जो विद्यार्थी होते थे उनको पढ़ाने के लिए वो अपनी पूरी जो सॉरी अपनी पूरी कोशिश करते थे कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे सके। तो अगर हम वहाँ पे बच्चों की गिनती की बात करें तो वहाँ से बच्चों की जो गिनती थी 1 से लेकर 15-20 तक बच्चों की वहाँ पे काउंटिंग हो सकती थी कि इतने बच्चे वहाँ पे एजुकेशन है वो ले रहे थे। इस संबंध में जो एडम था उन्होंने सिफारिश की थी प्राइमरी स्कूल के संबंध में कि उस समय चल रही प्रत्येक तरह की जो स्वदेशी संस्थाएं थी वो लोगों के चरित्र को ऊपर उठाने के लिए सबसे जो सफल साधन माना जाता था, इसलिए उस प्राइमरी स्कूलों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी, वो एडम ने जताई थी। आगे हम बात करते हैं सुधार के लिए योजना की। उसने सुधार के लिए क्या कुछ कहा था। सुधार के लिए उसने प्रथम चरण में 1 से अधिक जिलों का चयन करके योजना लागू करने को कहा था कि अगर वो सक्सेसफुल होती है तो हम आगे जो अगले जिले हैं उनमें भी ये योजना लागू कर सकते हैं। द्वितीय चरणों में जो उसने रिपोर्ट दी थी उसमें चयनित जिलों का सूक्ष्म रूप से शैक्षणिक जो सर्वेक्षण है वो किया जाए, उस पद्धति पर आधारित होगा जो ऐसे पूर्व में की गई थी। जो तृतीय चरण में उसने बताया था उसमें शिक्षार्थियों के लिए स्वदेशी भाषाओं की जो पुस्तकों की श्रृंखला थी उसका जो मुद्रण है वो करने का उसने मुद्दा उठाया था। चौथे चरण में जिले में एक प्रमुख एक शिक्षा अधिकारी उसने नियुक्त किए जाने की मांग उठाई थी कि जो क्षेत्र का सर्वेक्षण करेगा, स्कूलों का सर्वेक्षण करेगा, पुस्तकों की जो भी डिमांड है उसकी जो व्याख्या वो करेगा, जो सैलरी का उन्हें प्रबंध करने में सहायता करेगा, जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ाई में उसमें जो पुरस्कार देने का जो प्रबंध है वो अधिकारी द्वारा किया जाएगा। 5वें चरण में शिक्षकों को पुस्तकें वितरण करने की बात कही थी एडम ने कि उनके पढ़ाने के लिए पहले अध्यापकों को पुस्तकें वितरित की जाएंगी और वो उसकी हेल्प से आगे स्टूडेंट्स में जो पुस्तकें वितरित की जाएगी और जो बच्चे हैं उसको प्रोत्साहित किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। और जो टीचर्स हैं उनकी भी नॉलेज इंक्रीज करने में वो पुस्तकें जो बहुत सहायक हो सकती हैं। छठे चरण में शिक्षकों द्वारा नए ज्ञान को विद्यार्थियों तक पहुंचाने की बात कही गई थी। ऐसा करने से वह विद्यार्थियों की परीक्षा लेंगे और उनको पुरस्कार भी वो वितरित करेंगे ताकि उनका ज्ञान बढ़ाने में सहायता हो सके। 7वें चरण में उसने कहा गया था कि हर एक गांव के जो विद्यालय है उसमें सुधार लाना होगा ताकि जो एजुकेशन की डेवलपमेंट है वो अच्छे से कर सके। आगे हम बात करते हैं समरी ऑफ एडम रिपोर्ट। जो एडम की रिपोर्ट थी उसकी समरी है, उसका सारांश क्या निकलकर सामने आया था।
जैसा कि विलियम एडम ने 1835 से लेकर 1838 के दौरान स्वदेशी शिक्षा के बारे में महत्वपूर्ण कदम उठाए, महत्वपूर्ण उसने सुझाव दिए थे, अपने तरीके से उसने वहां पे सर्वे किया और जो रिपोर्ट थी वो 3 चरणों में उसने रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट का अगर हम देखें तो उसकी क्या सारांश निकलकर सामने आया। सबसे पहले उसने ये लिखा था कि जो शिक्षा है, शिक्षा के लिए जो भवन होने चाहिए, वो बिल्डिंग होनी चाहिए, उसका अभाव है। जो टीचर हैं वो अपने घर को यूज कर रहे हैं शिक्षा के लिए, जा अपने फ्रेंड्स का, जा बच्चों के माता पिता का, जा फिर वृक्षों के नीचे ही क्लासेस लगाकर वो एजुकेशन प्रदान कर रहे हैं। दूसरा, मुद्रित पुस्तकों, शिक्षण सामग्री तथा अन्य साधनों का अभाव है, जिसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। शिक्षण का जो समय निश्चित है वो भी करना चाहिए, क्योंकि लोग अपने हिसाब के अनुसार, अपने समय के हिसाब के अनुसार जो शिक्षा है वो स्थानीय लोग अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपने बच्चों को शिक्षा लेने के लिए भेज रहे हैं। इसलिए हमें पहले शिक्षा का समय निश्चित करना होगा और विद्यालयों में छात्रा की जो संख्या है छात्रों की वो कम है, हमें ज्यादा से ज्यादा जो बच्चों को मोटिवेट करना होगा एजुकेशन के लिए। इसके लिए एक मॉनिटर की व्यवस्था वो भी वहां पे करवाई जा सकती है ताकि जो शिक्षकों की कमी है उसे भी पूरा किया जा सके। शिक्षा निर्धारित नहीं थी, व्यक्ति को जब योग्य मान लिया जाता था, जब उसको शिक्षा पढ़ना लिखना आ जाता है, मैथ्स का काम आ जाता है, तो उसको ये मान लिया जाता था कि इसकी शिक्षा वो पूरी होगी। तो शिक्षा का एक जो करिकुलम है या पाठ्यक्रम है वो बनाए जाने की जरूरत थी। तो तब जाकर हम ये अनुमान लगा सकते थे कि एक्चुअल में जो बच्चा है वो शिक्षित हो गया या फिर नहीं। और आगे जो विद्यालय थे उसमें फीस की व्यवस्था नहीं थी, तो जो टीचर है उसके लिए जो वेतन था उसकी जो दिक्कत थी वो खड़ी हो जाती थी, क्योंकि जो विद्यार्थी थे वो अपनी इच्छा अनुसार वो फीस पे करते थे, उनके लिए कोई कंपल्शन नहीं थी या फिर एक कोई फीस की कैटेगरी, फीस का जो दायरा है वो नहीं बनाया गया था कि किस क्लास तक कौन सी कितनी फीस लगेगी। तो इस प्रकार उसने फीस निर्धारित करने की बात भी कही थी ताकि जो शिक्षकों का वेतन है वो पूरा कर सके और जो ज्यादा से ज्यादा शिक्षक है हम उसे नियुक्त कर सकें ताकि जो अच्छी शिक्षा है वो बच्चों को मिल सके। आगे लड़कियों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों की शिक्षा के लिए भी उसने बात कही थी कि ऐसे लोगों को शिक्षा नहीं दी जा रही है, तो हमें ऐसे लोगों की, खास करके लड़कियों की शिक्षा या फिर अनुसूचित जनजातियों या जातियों के जो बच्चों की शिक्षा उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हम अगर ग्राउंड लेवल से काम करना शुरू करेंगे तो हर एक बच्चे को जो एजुकेशन है वो प्रदान कर सकते हैं। जो एजुकेशन का जो विकास है, जो शिक्षा का विकास है, हम तभी कर सकते हैं। तो इस प्रकार पहले जो एडम की रिपोर्ट थी उसको ये माना गया था कि उसको स्वीकृति नहीं मिली, उसे अव्यवहारिक माना गया था। लॉर्ड मैकाले ने इस बारे में कहा था कि मुझे संदेह है कि आधुनिक समय में हम किसी विस्तृत व्यवहारिक कार्रवाई के लिए तैयार हैं जिसकी वह सिफारिश करता है, परंतु हमारा कार्य अगली पीढ़ी के लिए अच्छे से अच्छे विद्यालय और अच्छे से अच्छी जो शिक्षा है उसको प्रदान करना है अगली पीढ़ी के लिए। इसलिए हम इसी बात पे नहीं बैठे रहेंगे कि अभी ये स्कूलों के बारे में देखें या हर एक जिले में जाकर जो सर्वेक्षण है वो करें, परंतु श्री एस एन मुखर्जी के शब्दों में उसने रिपोर्ट की जो सारा व्याख्या की थी वो इस प्रकार है। एडम की रिपोर्ट भारतीय शिक्षा पर लिखी गई कुशलतम रिपोर्ट्स में से एक है। तो कुछ लोगों ने उसका जो विरोध था वो किया, पर कुछ लोग थे वो उसके पक्ष में खड़े हुए थे। तो हमारा जो हमने लास्ट लेक्चर में जो एडम की रिपोर्ट शुरू की थी कि एडम ने कौन कौन सी रिपोर्ट दी थी और क्या क्या उसमें एजुकेशन के रिगार्डिंग सुधार के सुझाव दिए थे, तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। तीसरी जो रिपोर्ट थी आज हमने की है, तीसरी रिपोर्ट आज हमने खत्म की है। तो आज के लेक्चर के लिए हमारा इतना ही, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है यहीं पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।